क्लासेस। जैसा कि हम पावर और एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे, तो पावर और एक्सपोनेंट्स में एक टॉपिक और रह गया था जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो बिना देर करे हुए हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि आखिर कंपैरिजन ऑफ पावर्स क्या होता है और इसका यूज कहाँ है। मेनली इसका यूज 9th और 11th क्लास में सबसे ज्यादा यूज है, क्योंकि वहीं पे इसके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि आखिर कंपैरिजन ऑफ पावर्स आखिर है क्या। ठीक है, सपोज करिए मैंने क्वेश्चन दिया 2 - x + 3 इसकी पावर है। ठीक है, 2 की पावर -x + 3। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बहुत ही अच्छे से शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि जो पावर है वो वेरिएबल का भी रूप ले सकती है और कांस्टेंट का भी रूप ले सकती है। ठीक है, उसी तरीके से बेस भी वेरिएबल हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ पावर्स में मेनली जो पावर्स आती हैं वो किस में रहती हैं, वेरिएबल के फॉर्म्स में रहती हैं, और हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करने को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 8 की पावर x + 4। यह हमारा क्वेश्चन है और हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम स्टार्ट करते हैं आखिर इन क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि हमारे दोनों बेसिस इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। दोनों बेसिस सेम होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इनका सेम होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे जो बेस है, अगर देखें तो यहाँ पे बेस कितना है 2, यहाँ पे बेस कितना है 2, और यहाँ पे बेस कितना है 8, और इसकी पावर कितनी है? पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, पावर हमारी -x + 3 है और यहाँ पे 8 की पावर x + 4 है। ठीक है, हमारा मेन कंसेप्ट सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें बेसिस को इक्वल करना है। सबसे पहली कंडीशन, बेसिस शुड बी इक्वल। बेस शुड बी इक्वल। ठीक है, बेस शुड बी इक्वल, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आखिर इस 8 को 2 के इक्वल कैसे बनाया जाए। तो सबसे सिंपल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। क्या करके? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 8 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 2 2 2 1। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। दैट मींस 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे जो पावर है वो बेस से क्या कह रही है कि तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई होना है? 3 बार। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा? 8। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने सिर्फ 8 को लिखा 2 की पावर 3, सिर्फ 8 को, और जो होल पावर इसकी थी वो कितनी थी? x + 4। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे ये दोनों बेसिस क्या हो चुके हैं? बिल्कुल सेम हो चुके हैं। अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर इनके बेसिस सेम नहीं है तब तक ये क्वेश्चन आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर कर भी लिया तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा गलत ही आना है। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन है बेसिस सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 की पावर कितनी है? 3, और इसकी होल पावर कितनी है? x + 4। ठीक है, तो ये जो पावर, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 3 × x + 4। हम इसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 3 × x + 4। यहां पे जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है। यानी ये जो नंबर है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 × x करेंगे तो कितना आएगा? 3x, और 3 × 4 करेंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है, तो फाइनली हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है वो कितना है? 3x + 4। उस 3x + 12, सॉरी, यहां पे हम लिख देंगे 2, और ये एज इट इज -x + 3 = 2 की पावर, इसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन करने पे 3x + 12। अब हमारे जो बेसिस हैं वो क्या हो चुके हैं? इक्वल। जैसे ही बेसिस इक्वल हो जाए और हमने पावर्स को सिंप्लीफाई कर लिया है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो हमने उसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और बेसिस के इक्वल होते ही नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो ये होती है कि हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। अब इक्वेट करने का मतलब क्या होता है? इक्वेट करने का मतलब है कि पावर्स को इक्वल कर देना। क्या कर देना? इक्वल। तो हमारे दोनों बेसिस क्या हो चुके हैं? सेम। नेक्स्ट स्टेप है पावर्स को इक्वल कर देना, इक्वेटिंग पावर्स।
जैसे ही हमारे बेसेस इक्वल हो, पावर्स को हमें क्या कर देना है, इक्वेट। इक्वेट का मतलब क्या होता है, इक्वल कर देना। तो यहां पे जो पावर थी -x+3, उसको इक्वल कर देना है किस पावर के, इस वाली पावर के, क्योंकि दोनों बेसेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, तो 3x+12, तो हमने दोनों पावर्स को इक्वल कर दिया। अब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करके हम यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट देखते हैं। तो हमें वेरिएबल वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड। ठीक है, तो -x -3x, क्योंकि यहाँ पे जो 3 था वो कैसा था, पॉजिटिव। 3x जो था वो क्या था, पॉजिटिव। तो हमने उसको जब यहाँ पे शिफ्ट करा तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। देन इक्वल टू कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे है +3, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -3। तो 12 -3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इंटीजर्स का अगर कंसेप्ट लगाएं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे एक 1 मौजूद है। ठीक है, जो कि दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 + 3 4, दैट मींस -4x = 12 - 3 9। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। जब भी हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, खाली। ठीक है, उसको खाली करने के लिए यहाँ पे माइनस जो 4 है वो हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, बट यहाँ पे जो 4x है वो कैसा है, मल्टीप्लाई में। तो जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x = 9/-4। ठीक है, फाइनली हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस होता है और वो माइनस डायरेक्टली आंसर के साथ लग जाता है, उसी तरीके से डिवाइड में भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और फाइनली हम जो साइन लगाएंगे वो -9/4। ये हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑफ पावर्स का यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू पता करते हैं। अब आप ये -9/4 की वैल्यू यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेटली LHS को सेपरेटली सॉल्व करना और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना, दोनों की वैल्यू बराबर आएंगी। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है x की वो बिल्कुल सही वैल्यू है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन से देखते हैं कि आखिर पावर्स का यूज करके हम कैसे x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 2 की पावर 2x + 4 = 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखें कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 × x + 4 = 1। अब हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, सबसे पहला अप्रोच है कि हमें क्या करना है, बेसिस को सेम करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 को कैसे 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 8 को तो हम 2 के फॉर्म में लिख सकते थे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, बट 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे तो 1 का तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होता नहीं है, वो 1 8 1 1 1 ही आता रहेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही बेसिक पे जाना है। वो बेसिक ये था कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के जो लॉज थे उसमें जो 5th या 6th जो लॉ होगा वो लॉ क्या था कि एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, दोबारा बोल दूं, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। हम उस लॉ का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 x + 4 = इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। वैसे तो हम किसी भी नंबर की पावर लिख सकते थे, हम 8 की पावर 0 भी लिख सकते थे, इस 1 को हम 8 की पावर 0 भी लिख सकते थे, बट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिस क्या बनाना है, सेम। दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे बेसिस सेम हो चुके हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बेसिस थे वो क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। जैसे ही हमारे बेसिस सेम होते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करनी है वो क्या है, हमें अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या कर देना है, इक्वेट करने का मतलब इक्वल। तो हमारी जो पावर्स थी, ये वाली जो पावर है और ये वाली जो पावर है, ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेटिंग पावर्स, if the bases are same then we can equate the powers। ठीक है, तो 2 × x + 4 = 0। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 × x, ये वाला जो नंबर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × x दैट मींस 2x + 2 4 8 = 0। हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू।
अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके उसके अगल बगल जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हमें राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो 2x सबसे पहले कौन शिफ्ट होगा, 8 होगा, ठीक है। तो 8 को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे +8 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -8। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अभी भी यहाँ पे कौन है, 2, तो 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट, ठीक है। तो x -8, यहाँ पे जो 2x था इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब ये 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पे 2 आया डिवाइड में। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों चीजें क्वांटिटी क्या हो सकती हैं, कैंसल आउट हो सकती हैं। 2 4 हमारी जो फाइनल वैल्यू आई है x की वो कितनी आई है, -4। अगर आपको ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू बिल्कुल सही है कि नहीं, तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट या फिर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। डेफिनेटली उसकी वैल्यू उसके इक्वल ही आएगी। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आई है, -4। अब हमें अगर ये चेक करना है कि आखिर हमारी जो x की वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं, तो हम इसे इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे या फिर जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हम पुट करके देख लेंगे, सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे। और अगर LHS = RHS आ गया तो डेफिनेटली हमारी x की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही। एक बार चेक करके देख लेते हैं। हमने इसको जो ट्रांसफॉर्म किया था थोड़ा सा, वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था कि 2 पावर x + 4 = 2⁻0। हमने इस 1 को क्या लिखा था, 2⁻0, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे LHS और RHS दोनों के दोनों बराबर आने चाहिए अगर हमने x की वैल्यू को -4 सब्स्टिट्यूट किया, जो कि हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हुई थी, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 × x कितना है हमारा, -4, तो हमने यहाँ पे लिखा -4 + 4, ये एज इट इज = 2⁻0। अब अगर आगे देखें हम तो 2⁻2 ब्रैकेट, सबसे पहले बॉडमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होने से पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो -4 + 4, -+-4 0, और 0 कोई साइन लेता नहीं है, दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2 × 0, और एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, होल आंसर क्या आएगा वहां पे, 0। तो ये जो 2 की पावर 0 है वो फाइनली क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 2 की पावर 0 आ चुका है और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 0। हम जानते हैं कि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। क्या होता है, ऑलवेज 1। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा, 1, और एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1। अगर 1 = 1 आ चुका है, दैट मींस LHS = RHS आ चुका है। जब भी LHS = RHS इक्वल आ जाए, इसका मतलब यह है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा कि कंपैरिजन ऑफ पावर्स का यूज करते हुए हम कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू को पता करते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि जो वैल्यू आई है उसे क्वेश्चन में ही सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और LHS = RHS ले आइए। अगर वो आ गया तो दैट मींस आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है।